18 प्राइम की शुरुआत करेंगे वक्फ से, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। मोदी सरकार का वक्फ बिल कल लोकसभा से 288 के मुकाबले 232 मतों से पास हो चुका है और इसके बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने बिल को लेकर के फैलाया गया हर कंफ्यूजन और इस पर भ्रम को दूर किया और बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला गया। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बिल पार्टी इंटरेस्ट का नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट का विषय है। इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा। अखिलेश ने वक्फ बिल पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को तनखैया मुसलमान बताया है। बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। 100% क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमें जब भी मौका मिलेगा तभी करेंगे। कैसे कम मौका मिलेगा? किस तरीके का मौका मिलेगा? लोकतंत्र के अंदर कोई अजय अमर नहीं होता। व्यवस्थाएं बदलती है, सरकारें आती है, जाती है। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार की गंभीरता है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये इतना गंभीर विषय था, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? ये सवाल आप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं और कई मुसलमान मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तनख्वाहिए भी होते हैं, हर कौम के अंदर होते हैं। ये तनख्वाहिए हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पकड़ा। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूँ, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो असंवैधानिक है। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो जब वक्फ में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में सरकार ने वक्फ बिल पर विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। ये साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि उनकी भलाई के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ बिल को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है और इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, ये भी आप सुनिए। ये लोग जो मुस्लिम देश हैं,
जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। मुसलमानों की इतनी चिंता है बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। तो वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है, और इससे पहले कल लोकसभा में इतिहास रचा गया। 12 घंटे की मैराथन बहस, 2 घंटे की वोटिंग के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आखिरकार पास हो गया। बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस हुई और आखिरकार 288 बनाम 232 के अंतर से यह बिल लोकसभा में पास हुआ। इस ऐतिहासिक घड़ी की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो संख्या 2, माननीय मंत्री जी। आधी रात के बाद संसद में रचा इतिहास। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। जब देश सो रहा था तब लोकतंत्र के मंदिर में इतिहास रचा जा रहा था। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर मैराथन बहस के बाद वोटिंग हुई तो विपक्ष का सारा गणित धराशायी हो गया और वोटिंग के बाद जो फिगर निकल कर आई उसने बता दिया कि एनडीए ने लोकसभा के कैलकुलेशन में कोई खेला नहीं होने दिया। 60 सांसदों का भाषण हुआ, 12 घंटे तक मैराथन बहस चली, 12 बजे तक डिबेट चलती रही, 2 घंटे ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग हुई। रात 1:59 पर बिल पास हुआ। पक्ष में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े, यानी एक बार फिर लोकसभा में 56 का मैजिक फिगर लोगों के सामने था। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक
यथा संशोधित पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल की राह आसान नहीं थी। कई ऐसे पेश थे जिनसे निपटना सरकार के लिए चुनौती था। मसलन सबसे पहले तो लोकसभा में सभी सहयोगियों के साथ की जरूरत थी। विपक्ष नीतीश नायडू पर दबाव बना रहा था, इसलिए नीतीश और नायडू को बीजेपी ने राजी किया। नीतीश कुमार ने बिल में 3 सुझाव दिए थे, नायडू ने भी बदलाव के लिए 3 सुझाव दिए। दोनों नेताओं के सुझाव बिल में शामिल किए गए। मुस्लिम संगठन नीतीश नायडू से अपील कर रहे थे। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद था, लेकिन हर चुनौती के बावजूद सत्ता पक्ष डटा रहा। नतीजा ये हुआ कि वक्फ बिल एक ऐतिहासिक घड़ी के साथ लोकसभा में पास हो गया। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया, और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। अब राज्यसभा का इंतजार है, जहां एनडीए के पास 122, इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में पास होने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो वहीं यूएस की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने नई टैरिफ ऐलान कर दिए हैं। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। टैरिफ भारत में सियासत शुरू हो गई है। इस पर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, तो सरकार भी सतर्क है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने आखिरकार टैरिफ का ऐलान कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत यूएस ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। संसद में अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर हंगामा मचा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपनी बात रखी और कहा कि नई टैरिफ नीति पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान किया है। भारत के साथ ही कई देशों पर टैरिफ लगाया है। वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, ताइवान और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का ऐलान किया है, जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charged. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off. टैरिफ के ऐलान के बाद भारत भी सतर्क है। खबर है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। ये समझा जा रहा है कि कौन सा सामान महंगा हो सकता है, जिसमें ये निकल कर आया कि 26% टैरिफ भारत के लिए पूरी तरह से झटका नहीं है। कुछ सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है तो कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है।
देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। यूएस की नई टैरिफ पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने टैरिफ पर सवाल उठाए तो शशि थरूर ने कहा कि भारत पर इसका क्या असर होगा ये अभी बताना मुश्किल है। बीते जमाने में हम एक गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रम्प साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी टैरिफ पर सियासी तकरार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि भारत सरकार इस टैरिफ को कोई बड़ा झटका नहीं मानती। ये कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के क्लॉज 4 के तहत भारत को छूट मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।